दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में जो मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। वही 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम जनरल मैथ के इन्हें सॉल्व करेंगे। यह एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 के पेपर में जो मैथ सब्जेक्ट है उससे पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनी 5 किलोग्राम प्याज को खरीदने के लिए उतनी ही धनराशि लेकर बाजार गई थी। उस दिन प्याज की कीमत 25% की वृद्धि हुई। वह कितने प्रतिशत कम प्याज खरीद सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों पहले प्याज का मूल्य हम मान लेते हैं। पहले प्याज कितने रुपए की थी? पहले प्याज का मूल्य क्या था? वह था, मान लेते हैं 100 रुपये मूल्य था। अब 25% वृद्धि हो गई है। क्या बताया गया? 25% की वृद्धि हो गई है। तो अब प्याज का मूल्य कितना हो गया है? 125। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहले प्याज वह खरीदती थी वह पूरी 100 रुपये की खरीदती थी, और अब जो प्याज हो गई है वह 125 रुपये की हो गई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 25 रुपये उससे मतलब रेट बढ़ चुका है। अगर इस तरह से देखें तो यहाँ पर जो 25 रुपये हैं वह उसे हानि हुई। तो यहाँ पर हम हानि का फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि इंटू 100 बटे क्रयमूल। हानि इंटू 100 बटे क्रयमूल। तो हानि कितनी है? 25% इंटू 100 बटे क्रयमूल्य कितना हो गया है? 125 रुपये हो गया है। तो चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। यहाँ पर 5 एकम 5 और ये 20। तो जो हानि प्रतिशत है वह आ जाएगी 20%। यही हमसे पूछा गया है कि वह कितने प्रतिशत कम प्याज खरीद सकती है। तो यहाँ पर जो 25 रुपये हैं वह 20% के बराबर हैं। तो यहाँ 20% वह प्याज कम खरीद सकती है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक पतलून और एक कमीज को शुरू में क्रमशः 400 रुपये और 300 रुपये में बेचा गया था। एक सेल के दौरान अमित ने पतलून को 40% छूट और कमीज को 55% की छूट पर खरीदा। यहाँ पर अमित ने कुल वास्तविक मूल्यों की कितने प्रतिशत बचत की हुई है? तो हम देख लेते हैं। जो पतलून का प्राइस था, पतलून का प्राइस क्या था? 400 रुपये। और कमीज का कितना था? कमीज का था 300 रुपये। ठीक है। तो दोस्तों पतलून को अमित ने कितने परसेंट के डिस्काउंट पर ख़रीदा है? 40% के डिस्काउंट पर ख़रीदा है। और वहीं कमीज की बात करें तो 55% के डिस्काउंट पर इसे ख़रीदा गया है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें दोनों का तो यह जाएगा 160 रुपये इसका पतलून का, और इसका आ जाएगा 165 रुपये। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 325 रुपये। ठीक है। और जो टोटल प्राइस है इसका कितना है दोनों का? 700 रुपये है। ठीक है। अब यहाँ पर उसका है डिस्काउंट कितना है? 325 रुपये। टोटल किस में से? 700 रुपये में से। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 375 रुपये की उसने मतलब ख़रीदारी की है, और 325 रुपये की उसने डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अब हमें बताना है 325 रुपये की उसने बचत की है वह कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर मूल जो हमें लगाएंगे प्रतिशत वह 700 रुपये के ऊपर यहाँ पर बचत हमें निकालनी होगी। तो 325 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो यहाँ पर हम 100 और बटे में कितना प्राइस था इसका? 700। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर देती हैं। इसे कैंसिल करते हैं तो 7 चौको 28, 4 बार चला जाएगा और बचे 4 तो 45, और ये हो जाएगा 7 छिंग 42। अब बचा यहाँ पर 3 शेष। तो हम इसे लिख सकते हैं 46 सही 3/7%। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटे एक्स प्लस 2 का मान क्या होगा? दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटे एक्स प्लस 2। इसे हम दोस्तों यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2, और बटे में हमें मिल रहा है x प्लस 2। कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास आ जाएगा वह आ जाएगा x, जो कि यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 की पावर 4 बराबर 4 की पावर n, तो n का मान क्या होगा? 8 की पावर 4 दी हुई है, 4 की पावर n, तो हमें यह n का वैल्यू बताना है। हम इसे दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यह 4। इसे 4 को तोड़ेंगे तो 2 में, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू n। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 2 की पावर 12 बराबर
2 की पावर 2 इंटू एन। तो यहाँ पर जो आधार समान है तो पावर भी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं हम। 2 से यह कैंसिल करेंगे तो यह 6 बार हो जाएगी। अब 2 की पावर यहाँ पर 6 हो गई है और यहाँ पर 2 की पावर एन, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 6। ठीक है, यही इसका आंसर होगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समलंब ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी, यदि ऊंचाई 3 इकाई है तब परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा दोस्तों? समलंब का परिमाप क्या होता है? समलंब का परिमाप होता है बराबर चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, इन ये सारी चार की जो भारी भुजाएं हैं इनका योग हमें बताना है। यहाँ पर दोस्तों 8 दी गई है वैल्यू और यहाँ पर दी गई है 16। अगर इसका हम यहाँ से दिया गया है और इसे हम क्रैक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों यह पूरी वैल्यू दी गई है 16। तो यह जब 8 है तो यही सामने वाली भी 8 होनी चाहिए। ठीक है, अब यह 16 है तो हम इसमें से कितना बचा? 8 हमारे पास बचा, 4 4 हम इधर ले लेंगे, 4 इसकी 4 इसकी, तो यह पूरा टोटल मिला के हो जाएगा 4 8 12 और 12 और 4 16। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है इसकी और इसकी यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है इसकी, यानी कि ये कर्ण की हमें फाइंड करनी है। अगर इसकी वैल्यू हम पता कर लेते हैं तो हम चारों भुजाओं का योग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कर्ण का फॉर्मूला यूज करना होगा। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर कितना है हमारे पास? ये 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर 4 है स्क्वायर। तो है अगर हम आगे लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4 चौको 16 बराबर में जाएगा 25। अब जो कर्ण का स्क्वायर है इसे हम इस तरफ ले जाएंगे तो है आ जाएगा रूट में, और जब हम इसका रूट कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कर्ण बराबर 5। ठीक है, अब हमें पता चल चुकी है ये वैल्यू 5 है। तो दोस्तों अब हम परिमाप को निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। तो हमें पता चल चुका है चारों भुजाओं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है 8 और जब यह 5 है तो इधर भी ये 5 हो जाएगी बराबर में। तो चलिए इन सबको जोड़ देते हैं। 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 संख्या हमें मिल गई हैं। तो यहाँ पर 8 5 13 और 4 17, 17 और 8 25, 4 29 और 5 34 बराबर कितना आ जाएगा? परिमाप 34 आ जाएगा। यही इसका आंसर है, आप नीचे देख सकते हैं 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है? तो वर्ग का विकर्ण हमें यहाँ पर क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का विकर्ण हमारे पास दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा हमें पता होनी चाहिए और हमारे पास दिया गया है विकर्ण हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ पर वर्ग का विकर्ण निकालना होगा जिससे हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो भुजा हमें पता करनी है और वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है? 4√2 इंटू भुजा √2। ठीक है, तो यहाँ पर यह √2 कैंसिल हो जाएगा और भुजा आ जाएगी हमारे पास है 4। ठीक है, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा यानी कि 4 इंटू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 16 सेंटीमीटर, जो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर 1/x बराबर 4 है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह क्वेश्चन में कुछ हो सकती है मिस्टेक, क्योंकि अगर इसका आंसर हम निकालें तो यह ऑप्शन में नहीं मिलेगा और यहाँ पर जबकि 36 इसका आंसर दिया गया है। तो हम बता देते हैं आपको, अगर इसका आंसर हम निकालें जैसे कि x प्लस 1/x दिया गया है और का होल स्क्वायर, अगर हम दोस्तों x से भाग दें तो यह हो जाएगा कितना? 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1
प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, 4 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और इसके यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आना चाहिए, जबकि आंसर में यहाँ पर 36 दिया गया है। ठीक है, अब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर 25 होता तो यहाँ पर ये आंसर हो जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि यह ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो चलिए अब सवाल को देखते हैं, सवाल भी क्या कहता है, दूसरे एंगल से करते हैं उसे। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये सवाल अगर ऐसा होता, x² + 1/x का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हमें मिल सकता था, सवाल के अकॉर्डिंग मिल सकता है। अब दोस्तों अगर हम x से द्वारा भाग देते हैं तो हमें मिल जाएगा x + 1/x। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें हमारे पास आ जाएगा कितना, x की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 2 रख देते हैं, और प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो इस तरह से अगर इसे हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 36, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जा रहा है। दोस्तों अगर सवाल इस तरह से दिया होता तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही रहता, जबकि सवाल ऐसा दिया है तो ऑप्शन में कोई आंसर नहीं दिया है ऐसा, या तो दोस्तों इसकी ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर 25 देना चाहिए था, या फिर सवाल में यहाँ पर स्क्वायर देना है भूल गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत निकालिए 42, 80, 19, 50, 29। तो सभी को काउंट कर लेते हैं। 9, 9, 18 और 2 20 की 0, 2 और 2 4, 5 9, 1 10 और 18 4 22। भाग दे देंगे कितनी संख्या है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौका 20 और 5 चौका 20। आंसर आ जाएगा 44, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x⁻7 - 27x⁻5 + 5x⁻3 - 45x + 7 को यदि x + 3 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों x + 3 दिया गया है, यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और x का मान निकल के आ जाएगा -3। तो जो x की वैल्यू हमें मिली है -3, वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे सभी में। तो चलिए हम रख लेते हैं मान 3 इंटू क्या आएगा, -3 की पावर कितनी है, 7, फिर आ गया -27 इंटू -3 की पावर कितनी है, 5, प्लस 5 इंटू -3 की पावर कितनी है, 3, -45 इंटू कितना आ जाएगा ये, -3 इधर। ठीक है, और प्लस की हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 7। अब देखते हैं आगे, तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, अगर ये यहाँ पर -3 की पावर 7 है, अगर पावर सम में है तो जो साइन आएगा उसका प्लस में आएगा, क्या सम में प्लस में, और अगर विषम में पावर दी गई है तो जो संख्या यानी मल्टीपल करके जो हमें ये संख्या प्राप्त होगी वह होगी माइनस में। तो यहाँ पर 7 क्या है, विषम में है, तो अगर हम इसका -3 ऐसी करके अगर 7 बार गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर पे हमें मिल जाएगा -2187। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस और 27 रख लेती हैं, 27, अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का, हमें मिल जाएगा -243, 243। ठीक है, फिर प्लस है, अब इसका 5 में करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे -27। ठीक है, क्योंकि पावर विषम है, और फिर अगेन 45 इंटू -3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -135, 45 इंटू -3, 135 हो जाएगा, और प्लस 7। इसे अब सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस में 6561। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस, अब 27 इंटू -243 हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, माइनस में 6561। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस, अब इसका मल्टीपल करते हैं हम 5 इंटू -27, तो हमें मिल जाएगा -135। यहाँ पर माइनस माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस का 135। ठीक है, यहाँ पर +7। अब इनके कोष्टक हम हटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस का 6561, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6561। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 135, और यहाँ पर प्लस के 135, यहाँ पर प्लस के 7। तो यहाँ पर जो संख्या हैं काट दी जाएंगी क्योंकि बराबर हैं, माइनस प्लस और माइनस प्लस, और जो हमें आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 7। तो यही इसका आंसर होगा, जो कि शेषफल 7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं, भाग विधि के द्वारा आप करेंगे तो
बी आंसर आपका 7 ही आएगा। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि ए बी सी डी ऐसी 4 संख्याएं हैं जिनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि आखिरी संख्या 18 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है। तो चलिए हम रख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना दिया गया है, 16। 16 इंटू 3, प्रथम 3 है तो बराबर औसत कितना हो जाएगा, 48। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि बी सी डी का औसत, बी सी डी का औसत कितना दिया गया है, 15, यानी कि 15 इंटू 3 तो आ गया हमारे पास 45। अब यहाँ पर दिया गया है यदि आखिरी संख्या 18 है, आखिरी संख्या 18 मतलब डी बराबर कितना है, 18 है। तो यहाँ पर क्या है, बी सी डी है और डी की वैल्यू हमें पता है कि 18 है। तो है 18, अगर पूरा तीनों का एवरेज 45 है तो इसमें से अगर हम 18 माइनस कर देते हैं तो हमें बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। 18 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, है 27 इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, किसकी, वी और सी की, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू 27 है तो बी सी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। और इनकी अगर हम रखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, टोटल 48 है। और यहाँ पर बी सी कितना दिया गया है, 27 दिया गया है, दोनों यहाँ पर 48 है। तो हम एक ही निकाल लेंगे, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 21 आ जाएगी। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या कौन सी है, ए। तो ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है 21, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 178 अंक प्राप्त हुए हैं, वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और यदि उस पर उत्तीर्ण प्रतिशत 35 है तो परीक्षा में कुल कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 178 अंक एक छात्र ने प्राप्त किए और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, 32 अंकों से। तो यहाँ पर हम 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी कि अगर उसके 32 नंबर और आ जाते तो वह पूरी तरह से पास हो जाता। और जो पास होता तो वह किसके बराबर हो जाता, 35% के, यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाता उसका 210। जब यह 35% किसके बराबर है, 200 के, तो हमें चाहिए अब इसका 100% कितना होगा, वही पूरी परीक्षा के अंक हो जाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं 210 उत्तीर्ण प्रतिशत, यहाँ पर 100% इसका निकाल लेंगे। 210 हैं 35% के, इसको तो इन्हें कर लेते हैं हम कैंसिल, 7 पना 35 और 7 तिया 21 कैंसिल और 5 6 31। तो जो अंक आ जाएंगे पूरे टोटल अंक वह हो जाएंगे 600। तो परीक्षा में कुल कितने अंक हैं, 600 अंक थे। और यहाँ पर जो 35% उत्तीर्ण का दिया गया है तो वह पूरे 200 हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 7 नवंबर 2017 एक मंगलवार है तो 2022 में नव वर्ष किस दिन पड़ेगा। नव वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, हमें यह फाइंड करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 7 नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर 2017 कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो मंगलवार लिख लेते हैं। अब देखते हैं 2017 के बाद आएगा 2018, फिर 2019 और 2000 फिर 20, 2021 और हमें निकालना है 1 जनवरी 2022, ठीक है। 21 तक हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनमें से आपको लीप वर्ष देखने होंगे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है। अगर कोई सा वर्ष लीप ईयर है तो आपको दिनों में 2 आगे बढ़ा देना है, और अगर नॉन लीप ईयर है तो यहाँ पर आपको +1 कर देना है। तो जैसे कि 2018 को अगर हम देखें तो यह नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर है तो यहाँ पर मंगलवार के बाद अगला जो साल 2018 होगा उसमें उसी दिन बुधवार पड़ेगा, इसमें +1 कर दिया। अब 2019 देखेंगे तो यह भी नॉन लीप ईयर है, तो बुध के बाद हो जा तो बुध के बाद हो जाएगा गुरुवार, हम निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं 2020 ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो है 2000 लीप ईयर है, क्योंकि यह 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर लीप ईयर है तो यहाँ पर हमें 2 प्लस काउंट करने होंगे। गुरुवार से अगर हम 2 दिन आगे जाते हैं तो शुक्रवार और शनिवार, यानी कि यहाँ पर जो दिन पड़ेगा वह शनिवार पड़ेगा 7 नवंबर
2020 को। अब देखते हैं हम 2021, तो है नॉन लीप ईयर है, इस तो नॉन लीप ईयर है तो यहाँ पर आ जाएगा रविवार। ठीक है। रविवार आ गया। अब जो अगला दिन आएगा, अब हमें यहाँ पर दोस्तों कहाँ तक की वैल्यू पता चल गई है, 7 नवंबर 2021 तक की हमें यहाँ पर दिन काउंट कर लिए हैं। अब बचा 7 नवंबर के बाद जो 31 दिसंबर का समय है, वह समय हमें यहाँ पर दिन निकालने होंगे। तो नवंबर कितने का होता है पूरा, नवंबर होता है 30 दिन का, तो 7 दिन तक तो हमने निकाल ही लिए हैं। अब बचे हमारे पास 23 दिन और प्लस 31 दिन बचेंगे दिसंबर के। ठीक है, तो टोटल दिन हो जाएंगे यहाँ पर 23 और 1 24 और 30 54 दिन हमारे पास बचेंगे। ठीक है, 54 दिन बच रहे हैं। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 7 7 49, और जो शेष बचेगा वह कितना आ जाएगा 49 और 5, यानी कि अब 7 से पूरी 7 बार डिवाइड हो जाएगा और 5 इसका शेष बचेगा। अब यहाँ पर हमें रविवार से 5 दिन जाना है आगे। तो अगर हम रविवार से 5 दिन आगे जाते हैं तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और जो अगला दिन होगा वह हो जाएगा 5 दिन बाद शनिवार। तो यहाँ पर जो 1 जनवरी 2022 का दिन होगा, यानी कि नव वर्ष आएगा, वह शनिवार को पड़ेगा, यही इसका आंसर होगा। और इसके अलावा दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमसे क्या बोला गया है, 7 नवंबर 2017, तो इसमें हमें दिन देखेंगे कि आखिरी एंड यानी 31 दिसंबर तक इसमें कितने दिन हो रहे हैं। तो कितने दिन हो रहे थे यहाँ पर 23 और 31 प्लस 54 दिन मिल रहे थे हमें। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 2018 में कितने हो रहे हैं, तो हम देखेंगे लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर है तो यह 365 दिन इसमें हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 2019 को देखेंगे तो इसमें इसके हो जाएंगे 365, नॉन लीप ईयर है। 2020 के देखेंगे तो यह लीप ईयर है तो इसके हो जाएंगे 366, और 2021 के देखेंगे तो यह भी नॉन लीप ईयर है तो इसके हो जाएंगे 365 दिन। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1515 दिन। ठीक है, अगर हम इनको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, यह आ जाएगा हमारे पास 7 दूनी 14, और यह बचा कितना एक, तो 11 हो गया, तो 7 एकम 7 बचा 4 यहाँ पर, तो 45 हो गया। तो 7 6 42, 6 बार चला गया, और प्लस जो बचेगा 3, 42 के बाद 3 45, यानी कि 216 बार पूरी तरह से जा रहा है, 3 शेष मिल रहा है। अब हमें देखना है मंगलवार के दिन से 3 दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर बुध, गुरु, शुक्र, 3 दिन हटा देते हैं, बुध, गुरु, शुक्र, और अगला जो दिन आएगा वह जाएगा शनिवार। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिनेमाघर में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की जाती है एवं टिकट की लागत में भी 10% की वृद्धि की जाती है, तो आमदनी में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। मान लीजिए जो सीटों की संख्या थी वह कितनी थी, 100 है, और जो टिकट की प्राइस था वह भी कितना मान लेते हैं हम, 100 रुपये। ठीक है, पहले था। तो और अब जो बोला गया है सिनेमाघर में सीटों की संख्या कितनी, 25% वृद्धि की गई है, यानी कि अब हो गई हैं उसकी सीटें 125, और टिकट के प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, की लागत में भी 10%, यानी कि यह हो गई है 110। तो जो पहले उसका जो टोटल एवरेज निकल के आया था वह हो रही थी उसकी बिक्री, यानी कि उसकी इनकम थी 10,000 रुपये, और अब जो वृद्धि के बाद हो रही है वह हो जाएगी 13,750। दोस्तों अगर 13,750 में से अगर हम 10,000 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा 3,750। अब यही हमें बताना है कि ये कुल कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं उसकी आमदनी की, यानी कि प्रॉफिट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसे 10,000 से डिवाइड, तो 2 जीरो कैंसिल, और यह जाएगा 375/10, तो यह हो जाएगा हमारे पास 37.50%। उसकी जो प्रॉफिट है वह बढ़ चुका है, यानी कि 37.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष पहले ए और बी के संबंधित आयु अनुपात 3 4 थे, एक वर्ष बाद यह अनुपात 5 6 होगा। बी की वर्तमान एज क्या होगी, तो हम मान लेते हैं ए और बी जो अनुपात था उसका वह 3x + 4x, कब था यह, एक वर्ष पहले, यानी कि -1, और यहाँ पर प्रेजेंट। और अब बोल रहे हैं कि ये एक वर्ष बाद यह अनुपात 5 6 होगा, तो एक वर्ष बाद हम निकाल लेते हैं
क्या होगा, +1 कितना हो जाएगा 3x+2, क्योंकि यह 1 वर्ष पहले का है 3x। अगर हम प्रेजेंट में आएंगे तो इसको एक 3x+1 करना होगा, और इसके 1 वर्ष बाद देखेंगे तो 3x+2 इसका हो जाएगा। और इसके बाद इसे कर देंगे 4x+2, यह भी 4x+2 हो जाएगा। और जो अब रेशियो होगा वह हो जाएगा 5/6, तो इसे हम लिख लेते हैं 5/6। इसका अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 6×18x +6×2=12, और इधर आ जाएगा 20x +10। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 2। तो यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी, वह आ जाएगी x = 1। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है b की वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान में इनका रेशियो क्या होगा, 3x+1 होगा, और b का हो जाएगा 4x+1। तो हमें b का फाइंड करना है, तो b का आ गया 4x+1, यानी कि x 4×1 तो ऐसे अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, उनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य और कुछ नहीं होता दोस्तों, माध्य औसत ही होता है। आपको यहाँ पर औसत के जैसे इसको सॉल्व करना है, सभी को जोड़ लेना है और डिवाइड कर देना है। यहाँ पर 6 2 8 और 8 6 14, 14 6 20 और 9 29, 6 36 38 45 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 की 0, 5 3 8 और 2 10, 7 6 4, यह हो जाएगा पूरी तरह से 490। कितनी संख्या है, 10 दी गई हैं, 10 विद्यार्थी, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 49। इनका माध्य या औसत आप कह सकते हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 729 की पावर 1/3 दी गई है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 × 9 × 9। आप 729 का LCM लेकर निकाल सकते हैं 9। तो अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बार 9 है तो 3, और इधर पे 1/3 है, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास मान आ जाएगा वह 9 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रम का आठवां पद क्या होगा, तो यहाँ पर पद दिए गए हैं 1 2 4 7 11, तो हमें बताना है अगला पद क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, 1 2 4 7 11। तो इनमें हम डिफरेंस देखेंगे, इनमें कितना डिफरेंस है, 1 का है, इसमें कितना है 2 का है, इसमें कितना है 3 का है, इसमें कितना है 4 का है, यानी कि इसी तरह से सीरीज चल रही है 1 2 3 4। तो जो अगला डिफरेंस आएगा वह कितना हो जाएगा 5। इसके बाद जो अगला डिफरेंस आएगा वह कितना हो जाएगा 6, और इसके बाद जो अगला डिफरेंस आएगा उसमें कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 11 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 16 मिल जाएगा, हमें जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 + 6 यह 22 हो जाएगा, 22 7 29 आ जाएगा। तो हमें अनुक्रम का आठवां यानी कि पद 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां कौन सा हो रहा है 29, तो हमारे पास आ जाएगा 29 इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां। यदि 9997 माइनस एक्स बराबर 6457 माइनस 2354 है तो एक्स की वैल्यू बतानी है। बहुत इजी सवाल है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। बराबर एक्स, इसे अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4103, और जब 4103 को इसमें माइनस करेंगे हम 9997 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 5894, जो कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 180 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यहाँ पर केवल जो स्पीड दी गई है 180 किलोमीटर में दी गई है, किलोमीटर पर घंटा में, इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर सेकंड में क्या होगी। तो किलोमीटर से अगर हम किसी स्पीड को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी। क्या करना होता है हमें, किलोमीटर से मीटर सेकंड में जाने के लिए हमें 5/18 से उसे डिवाइड करना होता है। दोस्तों भाई अगर हम मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर उल्टा कर देना है, 18/5। तो कितनी दी गई है स्पीड 180, हमें किस में है ये, किलोमीटर घंटे में है, तो यहाँ पर हमें किस में कन्वर्ट करनी है, मीटर सेकंड में। तो हमें 5/18 से इसे कर देना होगा।
गुणा 18 एकम 18 जीरो, और जो आ जाएगी वह आ जाएगी 50 मीटर प्रति सेकंड है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6 साल के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर होगा। यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। तो चलिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। हम मान लेते हैं मूलधन बराबर 100 है। तो जो साधारण ब्याज है वह कितना बोला गया है, यहाँ पर साधारण ब्याज जो है मूलधन के 30% के बराबर है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन का 30%, यानी कि इसका 30/100। इसे कैंसिल कर देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा 30 रुपये। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूले में रखकर निकाल लेते हैं रेट, यानी कि इसका रेट दर क्या होगी। तो चलिए, यहाँ पर मूलधन दिया गया है, हमें पता है 100 गुणा रेट हमें मालूम करना है, टाइम दिया गया है 6 वर्ष, यहाँ पर अपॉन में 100, और जो साधारण ब्याज है वह 30 आया है, यहाँ पर हमने निकाला है अभी। और इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यह आ जाएगा 30/6 बराबर में रेट यानी कि आर, और जो आर की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 5, यानी कि दर हो जाएगी इसकी 5%। ठीक है, अब बोला गया है कि कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो अभी दोस्तों मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज भी 100 होना चाहिए, यानी कि मूलधन है 100 है और साधारण ब्याज पहले कितना था, 30 था। तो इसे भी बराबर इसके करना होगा हमें, यानी कि 100 को ऐसे करना होगा, तभी हम यहाँ पर समय निकाल पाएंगे कि कितने वर्षों में है बराबर होगा। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, साधारण वो टाइम बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू रेट यानी कि दर। तो इसे साधारण ब्याज कितना करना है हमें, 100 × 100, और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100, और रेट कितना निकाला है यहाँ से हमने 5। इसे हम कैंसिल कर देते हैं, और इसे कैंसिल करेंगे तो निकल के आ जाएगा टी बराबर 20 वर्ष। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इसे आप दोस्तों इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों 6 वर्षों में, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वह मूलधन के कितने हैं 30% की। तो इसका एक वर्ष में कितना आ जाएगा, एक वर्ष में आ जाएगा इसका 5%। ठीक है, अब इसे साधारण ब्याज 5% है, इसे मूलधन के बराबर यदि हम लाएंगे तो इसे 100 करने के लिए, यानी कि 100 इसे हमें करना है, तो इससे हमें कितने का गुणा करना होगा। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर 20 से 5 का गुणा करते हैं तो हमें 100 मिल जाएगा, और यहाँ सेम भाई इसमें भी हमें 20 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर भी जो ईयर आ जाएगा वह 20 ईयर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है सवाल के, किसी भी सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना। किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।